तो हेलो एंड वेलकम टू गाइडर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने ग्रुप में अपडेट किया था, ड्यू टू सम सिचुएशंस आज हमें अपनी क्लास घर से ही करनी पड़ रही, बिकॉज स्टूडियो पहुंचना पॉसिबल है नहीं। सो आई ऑलरेडी अपडेटेड दिस। तो हो सकता है कि कुछ क्लासेस आपको पेन टैब से ही देखने को मिले, और चिंता मत करिएगा, ये बिल्कुल शुरुआत की क्लासेस हैं, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, कोई बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन आगे जो सारी क्लासेस हैं वो स्मार्ट बोर्ड पर ही होंगी। मैं शुरू में ही इस बात को स्पष्ट कर दे रहा हूं, ताकि मेरे किसी भी साथी को ये परेशानी ना हो, या फिर उनमें उनके मन में ये विचार ना आए कि क्या क्लासेस पेन टैब पर ही होंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारी क्लासेस आपके स्मार्ट बोर्ड पर ही होंगी। आज कुछ सिचुएशंस हैं, हो सकता है कि 1-2 दिनों तक, 3 दिनों तक ये बनी रहे, लेकिन क्लास को हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस ऑलरेडी हम जो है पिछले वाले सेशन में हम बता चुके थे आपको। तो आज उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। माने सिलेबस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आज हमारा जो काम है वो पढ़ने लिखने का है, यानी चैप्टर स्टार्ट करने का है। तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग इत्मीनान से सुनिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आगे फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पर ही होंगी, प्रॉपर तरीके से ही होंगी। अभी की सिचुएशन मैंने ग्रुप में अपडेट कर दी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला दिन है, बहुत शानदार चीजें पढ़ाई जाएंगी। चलिए, सभी लोग आ गए होंगे, सभी का वेलकम। हाँ, उदित भाई बिल्कुल अभी माहौल अच्छा नहीं है। विकास भाई, रेसू जी, हरेंद्र भाई, स्वागत है आपका। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत है। क्लास स्टार्ट करते हैं, जब तक जो संभव है तब तक हम लोग करते हैं, है ना। तो आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय। उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर आपका हार्डवेयर। इसी तरह जितने भी चैप्टर हैं हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये आपके स्क्रीन पर कंप्यूटर दिख रहा है। अब क्लास को शुरू करते हैं और हम अपने पहले चैप्टर की पहली क्लास को यहाँ से करते हैं। देखिए, ये स्क्रीन पर आपको कंप्यूटर दिख रहा है, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने पहला टॉपिक जो चुना है वो कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय है। सिलेबस के बारे में हमने पिछले ही सेशन में बता दिया था। जस्ट 1 मिनट। चलिए शुरू करते हैं। अभी बहुत सारी चीजें मैंने लिख के रखी हैं, ताकि जो है समय हमारा वेस्ट ना हो। तो टॉपिक 1 सभी लिखेंगे। टॉपिक 1, टॉपिक 1 कौन सा है? पहला ही टॉपिक लिखा है, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय। कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय,
ये आपकी स्क्रीन पर एक कंप्यूटर दिख रहा होगा। कंप्यूटर के साथ स्पीकर दिख रहे हैं जिनसे आप गाने सुन सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक कीबोर्ड दिख रहा होगा, एक माउस दिख रहा होगा और एक सीपीयू दिख रहा होगा। हम आगे बढ़ें इसके पहले हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर एक कैसे काम करता है। मान लीजिए कि यहाँ हम बैठे होते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसकी संरचना को थोड़ा सा देखिएगा कि ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है इसको कहते हैं मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब क्या होता है, आपका डिस्प्ले। ये जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सीपीयू। ये क्या है, अपना सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये है आपका कीबोर्ड और इसके बगल में आपको जो दिख रहा है वो आपको माउस दिख रहा है, विजिबल है। हम 2 मिनट के अंदर इसकी फंक्शनैलिटी को जरा सा समझते हैं कि कैसे ये काम करता है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये आपको माउस दिख रहा है। जब भी हमें मान लीजिए कि कोई भी आदमी है, जैसे रोहन को कोई काम करना होता है तो कैसे काम करता है, जरा एक बात समझना कि जो कीबोर्ड की बटन, कीबोर्ड का जो तार होता है और जो माउस का तार होता है वो डिस्प्ले में नहीं जुड़ा रहता। जरा समझने वाली बात है। वो किस में जुड़ा रहता है, वो सीपीयू में उसके तार जुड़े रहते हैं। माउस के भी, कीबोर्ड के भी, साउंड सिस्टम के भी, इन सब के तार सीपीयू में जुड़े रहते हैं। जो आपका डिस्प्ले है यानी कि जिसको आप मॉनिटर कहते हो, ये केवल बस चीजों को दिखाने के लिए, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होती। जो असल में कैलकुलेशन होती है वो किसमें होती है, सीपीयू में होती है। आपके कीबोर्ड का तार भी सीपीयू में जुड़ा रहता है, आपके माउस का तार, आपके साउंड सिस्टम का तार, आपके डिस्प्ले यानी मॉनिटर का तार भी आपके कठिन व नए टॉपिक पहले ही करा दीजिए, पुराने टॉपिक से सभी परिचित हैं। अब आपकी सारी मांगे इस तरह नहीं पूरी की जा सकती हैं। अब आप कहेंगे सर वही पढ़ा दीजिए जो पेपर में आ जाता है, तो ये सब संभव नहीं है। जैसे सीक्वेंस में सिलेबस है वैसे ही आपकी क्लास होंगी। अब ये कहेंगे सर ये वाला हमको नहीं आता है, यही अकेले हमको पढ़ना है, ये पढ़ा दीजिए, तो आगे से मेरा कोई साथी इस तरह की कोई डिमांड ना रखे कि सर मुझे ये चैप्टर नहीं आता, ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए। ऐसा नहीं होता। बैच मीन्स बैच होता है। अब क्योंकि ऐसे डाउट्स बहुत सारे लोगों के होंगे हरेंद्र भाई, इसलिए मैं पहले ही इस बात को क्लियर कर दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे सिलेबस में टॉपिक्स हैं जस्ट लाइक दैट क्लासेस होंगी। आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो जब भी आएगा आप उसको पढ़ सकते हैं। ऐसे बैचेज नहीं चलते उठा है ना, इधर उधर के जंप करके बैच कभी नहीं चलते। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरे सभी साथियों के लिए सूचना है ये कि सिलेबस के आधार पर ही क्लासेस होंगी। उठा के यहाँ से वहां टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा। जस्ट लाइक जैसे सिलेबस में है वैसे जितने अतिरिक्त चैप्टर हैं वो वैसे ही पढ़ाए जाएंगे। कोई भी ना तो सीक्वेंस चेंज होगा और ना ही इस तरह की कोई भी चीज होगी। ये ध्यान में रखिएगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि सभी को एकदम सीक्वेंस से ही पढ़ना है, ठीक है। और निश्चिंत रहिए, जिन चैप्टर से आप परिचित हैं, मेरा वादा है आपसे, उसमें भी आपको अपरिचित महसूस होगा, उसमें भी आपको अपडेटेड महसूस होगा। ये तय है, आप देखते चलिए। बस ये सूचना इसलिए भी बता दे रहा हूँ क्योंकि और भी किसी को ना लगे कि ये उठा के इधर उधर से टॉपिक चलेगा, पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। तो जब भी कोई रोहन काम करता है तो वो मतलब जो भी आदेश देता है भाई, कोई इंस्ट्रक्शन या उसको हम लोग निर्देश कहते हैं, तो वो निर्देश कहाँ जाता है, सबसे पहले सीपीयू में जाता है। तार जुड़ा रहता है, सीपीयू में जाता है। फिर सीपीयू में वो क्या होता है, कैलकुलेट होता है, माने वो कंप्लीट होता है टास्क, जिसको प्रोसेस कहते हैं। फिर जो उसी में पूरा भी हो जाता है, जो रिजल्ट आता है वही स्क्रीन पर दिख जाता है। ये सिंपल सी बात है, ये ऐसे ही काम करता है। तो इसी चीज को हमने बहुत तरीके से जो है लिख रखा है आपके लिए। मैंने एक छोटी सी पीडीएफ बनाई है। अब पीडीएफ इसलिए बनानी पड़ गई क्योंकि यहाँ स्क्रीन से पढ़ाने में क्या होता है कि समय बहुत जाएगा अगर मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा। बाकी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आगे जितनी क्लासेस होंगी स्मार्ट बोर्ड पर ही होंगी और लिख कर ही पढ़ाया जाएगा, ये तय है इस बार, ठीक है। चलिए तो आइए हम लोग चलते हैं। आपके लिए मैंने एक छोटी सी पीडीएफ तैयार की है। एक और सूचना आपके लिए है, हमने लगभग बहुत पहले ही इसको तैयार किया था। अप्रोक्स जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के नोट्स तैयार हैं। बस अगर कभी समय मिला, चीज़ें ठीक रहीं और सब कुछ बेटर हो गया, माने हमारे अपेक्षाओं के हिसाब से अगर नोट्स तैयार हो गई, तो एक दिन आपको मैं छोटी सी किताब भी दे दूंगा जिसके लिए आप देख सकते हैं कि
टाइपिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, बट इसमें बहुत सारे कंटेंट अभी ऐड करने हैं, PYQs ऐड करने हैं। आपके स्क्रीन पर ये विजिबल होंगे सारे ही चैप्टर्स, लगभग 27 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं। तो आने वाले टाइम में अगर सब कुछ ठीक रहा देन आपको एक छोटी सी पुस्तिका मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला टॉपिक। पहला टॉपिक अपना इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मैंने बताया ही, कंप्यूटर का परिचय। मैं स्क्रीन को सेट कर लेता हूं, फिर मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। अब आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा सर आपका जो है कंटेंट। आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार, यानी हम जो निर्देश उसको देते हैं, माने हमने कहा कि चलो प्ले द म्यूजिक, उस डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है। यानी हम जो निर्देश उसको देते हैं उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। यानी हम जो सीपीयू को भेजते हैं उसे प्रोसेस करता है, यानी कैलकुलेट और डिसाइड जो भी करना होता है, और परिणाम को आउटपुट के रूप में हमें प्रदान करता है। साथ ही उस रिजल्ट को भविष्य के लिए स्टोर करके भी रखता है। ये जो कंप्यूटर है पूरी तरीके से इंसानों के जो कार्य प्रणाली है, इंसानों पर ही ये पूरी तरीके से काम करता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं भी आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं और आपके पिताजी ने आपको कोई काम कहा। इधर आपके बड़े से पिताजी हैं। पिताजी हमेशा बड़े होते हैं ना, उनकी आंखें गुस्से वाली होती हैं और आप छोटे से नन्हे बच्चे होते हैं। एकदम जैसे हमारे घर के लोग काम करते हैं, इंसान काम करते हैं, वैसे ही जो है कंप्यूटर भी काम करता है। ये मान लीजिए पिता है और ये पुत्र है। पिता ने पुत्र को कहा कि बेटा बाजार जाओ और 10 किलोग्राम चीनी ले आओ। तो पिता ने पुत्र को क्या कहा? निर्देश दिया, या पिता तो आदेश देता है लेकिन इसको इंस्ट्रक्शन भी समझ सकते हैं, या कोई सलाह भी दे सकता है। चलो काम ही बताते हैं कि पिता ने क्या कहा, पुत्र को 10 किलोग्राम चीनी ले आने को कहा। अब जरा समझने वाली बात है कि पिता ने सबसे पहले एक निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन जारी किए कि ये काम आपको करना है। ठीक है, पुत्र कैसे उसको पूरा करेगा जी? पहला स्टेप है सर उसका लिसनिंग, है कि नहीं? पहला स्टेप है सुनना। तो कंप्यूटर क्या करता है? पहले इनपुट के रूप में स्वीकार करता है। लिसनिंग यानी डेटा को समझना कि सर इंस्ट्रक्शन है क्या, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट। उसके बाद लिसनिंग करने के बाद प्रोसेस तो करेगा ही। प्रोसेस करने से पहले भाई उन्होंने चीनी मंगाई या चावल मंगाए या उन्होंने आलू मंगाया, इसको अंडरस्टैंड करना है ना, उसको समझना। यानी इनपुट को एक तरीके से मेमोरी में ले जाना। और जैसे चीनी है तो चीनी कैसी होती है, कौन सी चीनी लानी है, अगर आलू है तो कौन सा आइटम लाना है, मेमोरी को उससे मैच करा के समझना कि सर क्या मंगाया है। उसके बाद फिर गाड़ी उठाना, साइकिल उठाना, जो भी है उसको प्रोसेस करना। प्रोसेस करने को क्या बोलते हैं? जैसे काम करना कि हाँ काम चल रहा है। अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या होगी? प्रोसेस होगा। तो ऐसे कंप्यूटर भी करता है, पहले इनपुट के रूप में स्वीकार करेगा, फिर उसको एनालाइज करेगा, डिकोड करेगा। कुल मिला के अभी आगे मैं बताऊंगा, फेच, डिकोड, डिकोड करेगा, उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा। यानी लिसनिंग करने के बाद सीधा वो काम नहीं करने लगता है। सुनने और काम करने के बीच में एक स्टेप होता है अंडरस्टैंड, यानी समझना कि काम क्या है, कि उन्होंने चीनी मंगाई है, कि उन्होंने कुछ बुआ जी को लाने के लिए भेजा है, रक्षाबंधन आ रहा है, या फिर कोई और काम उन्होंने भेजा है, मैंने कौन सा काम है। तो सुनने और काम करने के बीच में एक स्टेप होता है सर डिकोड करना, यानी अंडरस्टैंड करना। उसके बाद प्रोसेस होगा। फिर प्रोसेस होगा तो कुछ काम तो होगा, तो कुछ रिजल्ट आएगा। चीनी लेके आ गए तो फिर उसका रिजल्ट जारी होगा, यानी उसको कहते हैं परिणाम, यानी उसको कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं? आउटपुट करना। ऐसे ही कंप्यूटर भी काम करता है, आप इसको समझते जाइएगा। तो कंप्यूटर का काम भी ऐसे है, इनपुट करना, प्रोसेस करना, फिर आउटपुट करना और स्टोरेज करना। यानी कंप्यूटर उसको फ्यूचर के लिए स्टोर भी करके रखता है मेमोरी के थ्रू, कि आगे कोई काम पड़ेगा तो इसको हम लोग कर लेंगे। जैसे हम कोई फाइल बनाएंगे तो उसको हम लोग सेव कर सकते हैं। सो कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, जो गणितीय और तार्किक चीजें कर सकता है। ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फिर भी वो इंसानों के जैसे उसको बनाने की कोशिश की जा रही है।
एंड स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। सेम चीज हमने अपनी बुक की कंटेंट में भी डाला है, उसी का ये मैटर है। क्योंकि मैं लिख के ही पढ़ाता हूँ, लेकिन आज जैसे पीपीटी से पढ़ाना पड़ रहा, तो वो चीज हमने यहाँ पे ली है। यानी कंप्यूटर एक प्रोग्राम योग्य ये बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि आपने सुना होगा प्रोग्रामर बहुत बड़े आदमी होते हैं। एक प्रोग्राम योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो अंकगणितीय और तार्किक संचालन कर सकता है तथा निर्देशों के अनुसार डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित कर सकता है। हम भी बिल्कुल कंप्यूटर की तरह ही काम करते हैं। यानी हमको बताया गया कि चीनी ऐसी दिखती है, आलू ऐसा दिखता है, ये मामा जी हैं, ये फूफा जी हैं, इनके पैर छूने हैं। ये क्या है, हमको सिखाया जा रहा है ना। अगर हमको कभी आपने इमेजिन किया है कि कभी आपको बताया ही नहीं गया होता कि फूफा जी के पैर छूने हैं, कि मामा जी को नमस्ते करना है, उनको उनका सम्मान करना है, कि पड़ोसियों को गाली नहीं देनी है, इनसे मेल भाव करके रखना है, अगर ये आपको कभी नहीं बताया गया होता तो बड़ा मुश्किल होता ना इसको जो है बड़ा मुश्किल होता ना समझ पाना, है ना। तो जस्ट लाइक जैसे हम लोग काम करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर, हम भी उतना ही काम कर सकते हैं, हम भी कंप्यूटर की तरह ही हैं। जैसे मान लो जिसको कंप्यूटर नहीं आता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको प्रोग्राम कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। जब मैं आपको सिखा दूंगा तो आपको आने लगेगा। वही तो सिस्टम है भाई, वही तो सिस्टम है कि जब आपको प्रोग्राम कर दूंगा आपको आने लगेगा, और जितना प्रोग्राम करूंगा उतना ही आएगा। जो प्रोग्राम नहीं करता हूं करूंगा, और वो क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो आप कहेंगे कि आपने मुझे पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं इस सवाल को नहीं कर पाया। तो इसका मतलब यही हुआ कि मैंने वो प्रोग्राम नहीं किया, तो फिर आप नहीं कर पाए। तो कुल मिला के बात यह है कि हम भी एक कंप्यूटर की तरह ही काम करते हैं। हमको जितना सिखाया जाता है हम उतना ही कर पाते हैं, और कंप्यूटर भी उतना ही कर पाता है जितना उसको सिखाया जाता है। हमारे साथ एक डिफरेंस ये है कि हम सीख जाते हैं, माने हम सिचुएशन के बेस पर या इंटेलिजेंस के बेस पर सीख पाते हैं, लेकिन कंप्यूटर सीख नहीं पाता, माने सेल्फ लर्निंग उसकी नहीं है। इतना डिफरेंस है हम में और कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटेयर से हुई है। वैसे इसका अगर कोई अंग्रेजी जानता हो तो कंप्यूट का मतलब भी होता है क्या, कैलकुलेट करना, यानी गणना करना। कुल मिला के कंप्यूट का मतलब होता है, ठीक है। हालांकि आधुनिक कंप्यूटर सिर्फ गणना नहीं करते, बल्कि डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ऑटोमेशन जैसे अनेक कार्य कर रहे हैं। रोबोट वगैरह उसके क्या है, एग्जाम्पल है। कंप्यूटर की मूलभूत विशेषताएं क्या है, सबसे अच्छी बात है स्पीड, है ना। यानी जिस काम को करने में हमको बहुत समय लगता था, जिन कैलकुलेशंस को करने में, आज देख रहे हो कि ईमेल भेजने में, मैसेज भेजने में, इस क्लास को करने में जिनमें बहुत समय लगता था, कंप्यूटर ने क्या कर दिया, इसको आसान बना दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट विशेषता है कंप्यूटर की एक्यूरेसी। यानी हम जब जोड़ घटाना गुणा भाग करते थे तो हमको बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन इसने क्या किया, मशीन है तो एक्यूरेट इन्होंने कर दिया। तीसरा इसका फायदा है ऑटोमेशन, यानी ऑटोमेटिकली ये प्रोग्राम के अनुसार काम करता है, बार बार इसको सिखाना नहीं पड़ता। हालांकि पहले बार बार सिखाना पड़ता था। चौथा फायदा है अपना स्टोरेज, यानी अभी तो टीबी, पीबी, टेराबाइट, पेराबाइट, पता नहीं कितने बड़े बड़े जो है स्टोरेज आ गए, माने बहुत बड़े डेटा को। हमारे दिमाग की क्षमता है जैसे 1400 ग्राम का हमारा दिमाग होता है, तो उसमें लिमिटेड डेटा भर सकते हैं। अगर अनलिमिटेड डेटा भर देते तो हम लोग हर परीक्षा पास कर पाते, लेकिन कंप्यूटर हर परीक्षा पास कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास डेटा की बहुत बड़ी क्षमता है। तीसरा नेक्स्ट इसका प्रॉफिट है मल्टीटास्किंग, यानी एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट प्रॉफिट है वर्सटैलिटी, यानी बहुत सारे क्षेत्रों में इसका उपयोग, शिक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक। अभी हम लोग इसका यूज एजुकेशन में कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, आगे चल के बहुत सारे लोग इसका बिजनेस में करते हैं, अंतरिक्ष में करते हैं, बहुत सारी चीजें। कंप्यूटर की मूल प्रणाली मैंने आपको समझा दी है, 4 चरणों में ये काम करता है। पहला है आपका इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा है आउटपुट, और चौथा है स्टोरेज, यानी आईपीओएस। हाँ, एक बात समझनी है कि इनपुट और प्रोसेसिंग के बीच में डिकोड का एक भी और ऑप्शन होता है, जो कि अभी साइकिल में बताऊंगा, मशीन साइकिल कैसे काम करती है। बाकी ये मैं आपको बता चुका हूं कि इनपुट डेटा होगा, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट होगा। स्टोरेज स्टोर इसलिए कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में वो काम आए। इनमें से बहुत सारी चीजें आपको लिखनी विखनी नहीं है, सिर्फ समझनी है। और चूंकि ये समझने वाली ही क्लास थी, इसीलिए मैंने पेन टाइप से इसको पढ़ाना ठीक भी समझा, अदरवाइज मैं इसको स्मार्ट बोर्ड से ही पढ़ाता। कंप्यूटर की उपयोगिता बहुत सारे क्षेत्रों में है, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, बैंकिंग में, साइंस में, और डिफेंस में, आपके एंटरटेनमेंट में, बहुत सारी चीज़ों में इसकी क्या है, उपयोगिता है।
कंप्यूटर का विकास, वैसे कंप्यूटर का विकास मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत आपका गहन अध्ययन इसका कराऊंगा, लेकिन अभी ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिकली इसकी 5 जेनरेशन बताई गई है, जिनके बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक ओवरव्यू टाइप में है कि आप इसको समझ सके। यानी हम लोग समझते हैं कि जैसे आज हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, है ना, एक पतला सा इतना ही लैपटॉप होता है, इसी में स्क्रीन भी रहती है, इसको फ्लिप कर सकते हैं, और इसी में कीबोर्ड भी रहता है, और कोई भी सीपीयू इस सब की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें साउंड भी रहता है, इसमें ग्राफिक कार्ड भी है, इसमें आपका डोंगल भी है, यानी इंटरनेट भी चल जाता है, कैमरा भी इसी में है। कितनी छोटी सी डिवाइस बन गई है। और उससे भी छोटा तो अपना मोबाइल है, मोबाइल में डिस्प्ले डिस्प्ले बचा हुआ है, कीबोर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ी, बटन भी गायब कर दी गई, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड बना दिए गए। ठीक है, तो ये सब ऐसे ही नहीं हुआ है, बहुत स्टार्टिंग से जो है ये चीजें शुरू हुई। और जो इसमें लिखा है पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, उससे भी पहले की ये बातें हैं थोड़ी सी। तो 5 पीढ़ियां बेसिकली हमारे कंप्यूटर में विकास में बनती हैं। आज हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो 5th जनरेशन यूज कर रहे हैं। पहली जनरेशन यहाँ से शुरू होती है, फर्स्ट जनरेशन, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ। वैक्यूम ट्यूब का मतलब आपने कभी देखा हो, आपके घर में पुरानी जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, या आपके घर में पुरानी जो कलर टीवी ही होती थी ना, तो उसमें एक पिक्चर ट्यूब लगी रहती थी, ऐसे ऐसे लगी रहती थी इस तरह, और यहीं एक ट्यूब लगी रहती थी, फिर इसी पर स्क्रीन बनी रहती थी। मान जो हमारी स्क्रीन होती थी वो पिक्चर ट्यूब के सहारे चलती थी। मुझे खुद याद है कि मेरे घर में जो टीवी थी उसकी में पिक्चर ट्यूब लगी थी, और दिक्कत ये थी कि हम लोग जैसे गांव के ही थे, अभी भी हैं, तो पिक्चर ट्यूब खराब होने पर क्या होता था कि कलर क्वालिटी डाउन हो जाती थी। तो मैं भी एक बार अपने टीवी को बनवाने ले गया था, उसकी पिक्चर ट्यूब खराब हो गई, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास है तो, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। पिक्चर ट्यूब भी लाने के लिए हमको 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था अच्छी वाली लाने के लिए। ठीक है, तो पिक्चर ट्यूब से ही वो स्क्रीन पर चीजें चलती थी, और पिक्चर ट्यूब बड़ी सी होती थी, आपने पीछे साइड देखा होगा लगी रहती थी। अभी आप देखो कि जो है एलसीडी वगैरह आ गई, पतली सी हैं, उसी में सब कुछ समाहित कर दिया गया है। तो पहले के कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे, माने वैक्यूम ट्यूब जब जब होती थी ना, तो जितना बड़ा एक 10x10 का कमरा होता है उतने बड़े बड़े कंप्यूटर, माने ये छोटा वाला नहीं, इतने पूरा बड़ा सा कंप्यूटर होता था। इसमें बड़ी सी पिक्चर ट्यूब लगती थी, बड़ा सा सीपीयू लगता था, और बड़ी सी छोटी स्क्रीन होती थी, माने बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड थे, और ये आजादी के समय जब हम लोग आजाद हो रहे थे दुनिया में कंप्यूटर बन रहे थे 1940 से 56। उसके बाद कंप्यूटर थोड़े छोटे हुए, यानी ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। ट्रांजिस्टर, जैसे वैक्यूम ट्यूब थी उसकी जगह पर ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। हिंदी में भी वही कहते हैं, ठीक है, मतलब समझना मत कि अंग्रेजी में है, इसको हिंदी में नहीं बता रहे, हिंदी में भी वही कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब ही कहते हैं, और दूसरी जनरेशन में इसको ट्रांजिस्टर ही कहते हैं, यानी कोई इसके लिए कोई अलग से नाम नहीं है। तीसरी पीढ़ी आ गई, तो तीसरी पीढ़ी में आईसी आ गई, आईसी। और आईसी का तो हम बहुत, मतलब मुझे बहुत मजा आती थी। गांव के लोगों में हमने देखा कि जब आप मोबाइल बनवाने जाओ तो मतलब ये कोई है नहीं किसी के मोबाइल की दुकान हो तो नाराज मत होना। गांव में जब मोबाइल खराब होती थी तो मोबाइल दुकानदारों को ज्यादा पता नहीं होता था, उनके पास मोबाइल लेके जाओ तो वो एक ही समस्या बताते थे, सॉफ्टवेयर उड़ गया है भैया, दूसरा करना पड़ेगा। ऐसे ही जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके जाओ, टीवी, रेडियो, तो वो दुकानदार कहता था भैया आईसी उड़ गई है, दूसरी लगानी पड़ेगी, चाहे वो समस्या हो या ना हो। तो मैं तो इसको बहुत बार देखा हूँ, बड़ा मजा आता कि इनको मालूम कुछ है नहीं, बस कुछ भी हो जाए, पानी में चला गया है सर सॉफ्टवेयर कर दीजिएगा, गिर गया है सर सॉफ्टवेयर, चार्ज नहीं हो रहा सर सॉफ्टवेयर खराब। माने उनकी सारी समस्या ही थी कि सॉफ्टवेयर लगा दो, सब नया हो जाएगा, अपने आप मोबाइल बन जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके जाओ, कहते थे आईसी बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। तो तीसरी जनरेशन 1964 से लेकर 1971 तक का समय वो थर्ड जनरेशन का रहा, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट का रहा, आईसी। और इंटीग्रेटेड सर्किट ये सिलिकॉन वगैरह की बनी होती थी। ठीक है, आईसी जो बनती थी, अभी इसका मैं पूरी कहानी बताऊंगा कि कैसे इसके जो आविष्कारक हैं वो कौन थे, केल्बी साहब, तो सब बताऊंगा, अभी बस वेट कीजिए। फिर चौथी जनरेशन आई माइक्रो प्रोसेसर, यानी आईसी से भी छोटे 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 प्रोसेसर होने लगे। और पांचवी जनरेशन आई एआई एंड क्वांटम कंप्यूटिंग की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब का समय आ गया। वर्तमान और भविष्य की टेक्नोलॉजी पांचवी जनरेशन में ही है। तो कुल मिला के 5 जनरेशन आपको समझना है। और ये माइक्रो प्रोसेसर में आप जो है
LSI और VLSI भी इसी में देखते हैं, VLSI। उसके बाद 5वीं जनरेशन में ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसके बारे में आगे चल के मैं बताऊंगा कि 5 पीढ़ियां हैं जिनमें कंप्यूटर का विकास हुआ है। अब कुछ परीक्षाओं में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर कुछ परीक्षाओं में हाल ही में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर से सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि ये सवाल थोड़े से आसान हैं और खास तौर से ये यूपी PCL या इन सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, या यूपी पुलिस वगैरह में। बाकी परीक्षाओं में इतने आसान सवाल नहीं आते। तो हम एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि सर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर इसको कहते किसे हैं। आगे मैंने डिफरेंस भी किया है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यानी कंप्यूटर संगठन वह शाखा है जो कंप्यूटर के आंतरिक कार्य, इंटरनल फंक्शनिंग, हार्डवेयर घटकों, कंपोनेंट्स और उनके बीच समन्वय को समझती है। कंप्यूटर संगठन वह अध्ययन है जो बताता है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से भाग हैं और वे कैसे कार्य करते हैं। यह बताता है कि हाउ कंप्यूटर वर्क्स इंटरनली एट सिस्टम एंड हार्डवेयर लेवल। अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने समझ लिया वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर को कैसे समझेंगे। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जैसे ये CPU है, ठीक है, ये CPU। तो जितनी चीजें हमको दिखती हैं वो आर्किटेक्चर है, और जो अंदर है आंतरिक हिस्सा है उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बेसिकली मैं इसी से डिफरेंस आपको समझा सकता हूँ। हमने इसीलिए इसको डिफरेंशिएट करके भी अपनी नोट्स में लिखा हुआ है, जो कि आपको मिल सकती है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है इंटरनल काम करने का तरीका। कभी आप CPU की इमेज देखोगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। CPU के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। मैं आपको एक सेकंड दिखाई देता हूँ। गुरुजी लाइट की बड़ी समस्या है वाकई में, देखो इस वक्त समस्या बहुत चल रही है। तो जब तक क्लास हो रही बेटर है ना। फिर भी हम लोग स्टार्ट तो करें, नहीं तो फिर बहुत पीछे चले जाएंगे, ठीक है। एक मैं आपको छोटा सा दिखाता हूँ CPU को। उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। दिख रहा है आपको, ये देखो, ये है CPU के अंदर का हिस्सा। अगर किसी ने देखा होगा CPU अंदर से ऐसे दिखता है ना। माने इसमें कुछ चीजें अभी मिसिंग भी होंगी, रैम वगैरह अभी कुछ सब चीजें होती हैं। यहीं पे रैम वगैरह लगी रहती हैं इस जगह पे। ये आपका हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, ये आपका फैन है, यहाँ पे पावर अडाप्टर होता है। ये CPU का अंदर का हिस्सा होता है बेसिकली, है ना। तो CPU अंदर से ऐसे दिखता है, और देख रहे हो इसमें बहुत सारे तार लगे हुए हैं। तार, ये जो तार लगे हुए हैं इसी को कहते हैं बस। और तार क्यों लगे होते हैं, देखो एक कंपोनेंट को दूसरे से जोड़ता है, ये कहीं से भी जोड़ता होगा, मान लो एक जगह से दूसरी जगह। तो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में डेटा को भेजने का काम करता है कौन, बस। जैसे बस आदमी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वैसे ही ये जो कंप्यूटर के बस होते हैं वे डेटा को या एड्रेस को या इंफॉर्मेशन को एक सर्किट से दूसरी सर्किट में ले जाते हैं। और ये अंदर के आपका स्ट्रक्चर, इसी में रैम, रोम, आपका SSD, HDD, पावर अडाप्टर, बहुत सारी चीजें इसी में रहती हैं सब आपका। इसी में प्रोसेसर, आपका मदरबोर्ड, सब कुछ इसी में रहता है, ध्यान दीजिएगा। और बस क्या है, जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाए उसको हम लोग बस कहते हैं। और इसी को ऑर्गेनाइजेशन, जो सारा पूरा सिस्टम है इसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और ये हमें दिखता नहीं है क्योंकि इसमें कैबिनेट लगी रहती है, इसको ओपन करना पड़ता है, खोलना पड़ता है। यही यहाँ पे लिखा है। तो आंतरिक काम करने का तरीका ऑर्गेनाइजेशन है, और उपयोगकर्ता को दिखने वाली विशेषताएं, इंस्ट्रक्शन सेट, रजिस्टर, माने जो दिखती हैं वो आर्किटेक्चर है। जो नहीं दिखती हैं, जैसे हमारा दिमाग हमको दिखता नहीं है, हम दिखते हैं, जो अंदर अंदर काम चलता है वो ऑर्गेनाइजेशन है, और जो दिखने वाली चीज है वो आर्किटेक्चर है। तो ALU, बस, मेमोरी इंटरफेस सब ऑर्गेनाइजेशन है, और बाकी चीजें क्या है, आर्किटेक्चर है। तो बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ से समझ में आ जाए, ठीक है।
बाकी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के घटक कौन कौन से होते हैं ये जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के मेन कंपोनेंट होते हैं, पहला सीपीयू। सीपीयू यानी इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ये सभी डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। जैसे हमारा दिमाग होता है वैसे कंप्यूटर का दिमाग क्या है? सीपीयू। इसके बहुत सारे काम हैं, जैसे एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? एएलयू क्या करता है? ए का मतलब अरिथमेटिक यानी गणना के सारे काम करेगा ये। ठीक है। एल का मतलब लॉजिक यानी तार्किक सारे काम करेगा। तार्किक का मतलब, जैसे एक बार सवाल आया था कि बूलियन, बूलियन मैथमेटिक्स किस में आती है, तो ये आपका एएलयू ही उसी का हिस्सा है ना। कैलकुलेट करना और जो तार्किक चीजें हैं, बूलियन अलजेब्रा तर्क है, लॉजिक है, तो वो भी आपके एएलयू के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो एक एएलयू हो गया, दूसरा सीयू हो गया, कंट्रोल यूनिट, यानी जो सभी चीजों को कंट्रोल करती है, यानी रिजल्ट्स को, उनके एक दूसरे से कनेक्शंस को क्या करती है? कंट्रोल करती है। दैट इज कॉल्ड सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है आपका रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब होता है कि इसको आप बफर स्टोरेज बोल सकते हो, बहुत छोटा ही होता है लेकिन सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। टेम्परेरी स्टोरेज बोलते हैं, क्योंकि रजिस्टर में कोई भी डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होता है। ठीक है, रजिस्टर में कोई भी डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होता है। सीपीयू को जो काम करने के लिए फ्रीक्वेंट में यानी तत्कालीन समय में तुरंत तुरंत जो डेटा चाहिए वो रजिस्टर ही प्रोवाइड करता है। एक तो कैश होता है, यानी कैश मेमोरी से वो कांटेक्ट करता है, या फिर वो उसका मेन कंपोनेंट है जो फास्ट, जो स्पीड प्रोवाइड करता है, दैट इज रजिस्टर। ठीक है, तो ये सीपीयू के 3 पार्ट हैं और ये सब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के ही हिस्से हैं। कैश को हम लोग मेमोरी में लाते हैं। दूसरा पार्ट जो हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का है वो मेमोरी की चीजें हैं, यानी कंप्यूटर में आपने सुना होगा कि मेमोरी होती है। कौन कौन सी मेमोरी? एक तो आपकी रैम होती है, एक रोम होती है, कैश मेमोरी होती है। ये कौन सी मेमोरी है? ये कैश मेमोरी है, कैश। तो रैम का मतलब क्या होता है सर? आगे चल के हालांकि मेमोरी के चैप्टर में पढ़ेंगे। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी जो रैंडमली एक्सेस की जा सके। तो जैसे अपना जो अब इस वक्त जो मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, ये रैम पर चलता है। जैसे आप लोगों ने मोबाइल भी खरीदा होगा ना, तो ऐसे खरीदते हैं, 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज, ऐसे ही खरीदते हैं ना। तो 128 GB क्या है? वो स्टोरेज है, यानी परमानेंट स्टोरेज, सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज है। 8 GB रैम ये है जो आपके सिस्टम को चलाने के लिए जिम्मेदार है। यानी आपने सुना भी होगा कि रैम जितनी ज्यादा होगी सिस्टम उतना बढ़िया काम करेगा। अगर 8 GB के बजाय यहाँ 2 GB रैम लगा दी जाए तो कंप्यूटर उतना अच्छा काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। करेक्ट बात है ना। तो रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी परमानेंट स्टोर नहीं है। जब तक कंप्यूटर चलता है तब तक वो डेटा को रखता है अपने पास। जैसे ही कंप्यूटर बंद करेंगे फिर वो डेटा को नहीं रखेगा। तो पहली मेमोरी का टाइप है रैम। अभी इन सब के बारे में बहुत डिटेल से पढ़नी है, इसलिए बस अब देखते चलिए। दूसरा रोम होता है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट स्टोरेज है, अस्थायी स्मृति है। जैसे जब मैं इस कंप्यूटर को ऑन करता हूं तो जिस कंपनी का कंप्यूटर है, डेट और इसके प्रोग्राम लोड होते हैं, वो सब आपके रोम के थ्रू ही लोड होते हैं। माने उसमें इसको डाला गया। जैसे आप सैमसंग का मोबाइल लिए या सैमसंग का लैपटॉप लिए, तो क्या होगा भाई? सैमसंग के मोबाइल में कभी वीवो या ओप्पो का जो है डायलॉग बॉक्स क्यों नहीं खुलता है? जब स्विच ऑफ खोलते हैं तो उसमें बार बार सैमसंग ही क्यों लिखता है? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन रोम में स्टोर कर दी गई है। कि कैसे स्टार्ट होगा, कैसे बूट होगा, कैसे प्रोग्राम इसके लोड होंगे, वो सारी जानकारी रोम में डाल दी गई और वो परमानेंट होती है। माने जब जब खोलेंगे तब तो वैसा ही खोलेगा। कभी आपने देखा कि आप वीवो का फोन ले लीजिए और उसमें नोकिया का ऐड आ रहा है, माने नोकिया लिख के आ रहा है? ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके रोम में, रीड ओनली मेमोरी में वो चीज डाल दी जाती है। रीड ओनली का मतलब उसमें चेंज नहीं कर सकते। या तो डिवाइस तोड़नी पड़ेगी, पूरे मेमोरी स्लॉट ही चेंज करना पड़ेगा, पूरा प्रोग्राम ही चेंज करना पड़ जाएगा, आइदर उसमें हमेशा वही दिखेगा। तो ये रोम है। कैश और रजिस्टर दो चीजें और भी मेमोरी की हैं। कैश का मतलब होता है, जैसे इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे हमारा पैसा बैंक में रखा है, लेकिन हम वो कौन सा पैसा खर्च करते हैं? जो हमारी जेब में है।
तो सीपीयू जो होता है उसका सारा डेटा मेमोरी में रखा हुआ रहता है, यानी हार्ड डिस्क में या एसएसडी में। लेकिन वो बार बार मेमोरी से, जैसे हम लोग बार बार बैंक तो जाएंगे नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, कैश निकाल के रख लेते हैं, कैश। ऐसे ही मेमोरी भी होती है कैश, यानी जो बार बार काम कंप्यूटर को करने होते हैं वो कैश के थ्रू कर लेता है, कैश मेमोरी में उस डेटा को रख लेता है। तो जब ये कैश मेमोरी में डेटा खत्म हो जाएगा, ये वो रिक्वायर्ड डेटा नहीं मिलेगा, तब वो मेमोरी के पास जाएगा। तो मेमोरी में जाने से पहले वो कैश से ही बात करेगा, और कैश ही क्या करता है, सीपीयू को फ्रीक्वेंट एक्शंस के लिए डेटा प्रोवाइड करता है। रजिस्टर अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज, यानी ये आपके बहुत छोटे छोटे होते हैं, बट ये स्पीड को बहुत इंक्रीज करते हैं। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें हमने देखी, सीपीयू और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। हम एक ओवरव्यू ही कर रहे हैं, मैं कोई डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज इन सबको बहुत डिटेल में अलग से हमको पढ़ना है। जैसे पूरा चैप्टर ही मेमोरी का होता है, ठीक है, सीपीयू को पूरा चैप्टर होगा, इसी में इनपुट आउटपुट का अलग से पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, हार्डवेयर में सब आ जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट पार्ट है इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो जैसे ये कंप्यूटर है, तो इनपुट करने के लिए जिससे डेटा इनपुट किया जाए, कंप्यूटर के अंदर जो प्रवेश कराया जाएगा डेटा, दैट इज इनपुट। जहां पर रिजल्ट जनरेट होगा वो आउटपुट होगा। जैसे माउस क्या है भाई, माउस में क्या गाना सुनाई देता है? नहीं, माउस इनपुट डिवाइस है। और स्पीकर क्या है, स्पीकर से रिजल्ट जनरेट होता है, दैट इज आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं, इनके उदाहरण होते हैं कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर। स्क्रीन क्या है आप जो देखते हैं, आप जिस स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, बस सिस्टम देखो, यानी बस अभी हमने बताया कि जो सीपीयू के अंदर हमने बहुत सारे तार दिखाए थे ना, जो डेटा को एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु पर छोड़ते हैं, तो वही बस होता है। और इसको हम हार्डवेयर में और डिटेल में पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए। जस्ट एन ओवरव्यू, यानी कंप्यूटर का सिर्फ परिचय है ये केवल। ठीक है, ये केवल परिचय है। ठीक है भाई। तो बस भी देखो तीन तरीके की होती हैं। एक डेटा बस होती है, डेटा बस मतलब जो डेटा को एक बिंदु से अंदर अंदर कंप्यूटर के अंदर, जो सीपीयू को मैंने डायग्राम दिखाया था उसमें, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। एड्रेस बस यानी जो एड्रेस को ले जाएगी, डेटा किस जगह जाना है, एड्रेस को ट्रांसफर करे। और तीसरी कंट्रोल बस होती है, डेटा को कंट्रोल करने के लिए। तो हार्डवेयर के चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहां फिर से पढ़ेंगे हम लोग इसको, और वहां डिटेल में पढ़ेंगे कि बस क्या करती है, कैसे डेटा भेजती है। तो एक डेटा बस होती है जो डेटा को ले जाएगी, एक एड्रेस बस होगी जो एड्रेस को ले जाएगी, एक कंट्रोल बस होगी कि ऐसा ना हो कि भाई आप निकले हो मौसी के यहाँ के लिए, पहुंच जाए मामा के यहाँ। तो ये कंट्रोल करने का काम करेगी कि डेटा जिस जगह जाना है वहीं जगह पहुंचे। ऐसा ना हो कि निकले ए से बी के लिए, माने दो बिंदु तीन बिंदु हैं ए बी सी, ऐसा ना हो कि डेटा निकले ए से बी के लिए लेकिन बी के बजाय सी पे पहुंच जाए। कंट्रोलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ऐसे समझो, इंसान के जीवन में कंट्रोलिंग बहुत बड़ी चीज है। माने इंसान के अंदर अच्छाई बुराई दोनों होती है ना भाई, इंसान एक तरह का जानवर ही है। लेकिन वो अपनी बुराई क्या करता है, अपने अंदर रखता है भाई, वो समाज को नहीं दिखाता कि बुरा आदमी है। भाई चोर क्या कहता है, मैं चोर हूं, अच्छा ही दिखाता है। तो कंट्रोलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के घटकों की प्रणाली हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको मशीन साइकिल भी कहते हैं, इसको मैं शुरू में बताया हुआ था मैंने, मशीन साइकिल। कि मेमोरी से डेटा लोड करने को कहते हैं फेच करना। कभी कभी आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में भी लिखा रहता है फेचिंग। डिकोड करना, वैसे मैंने समझाया, इंस्ट्रक्शन का विश्लेषण करना, शुरू में बताया था ना कि निर्देश को सुनना और फिर समझना। एग्जीक्यूट माने प्रोसेस करना, गणना या निर्णय लेना, रिजल्ट आना। और फिर स्टोर करना, यानी परिणाम वापस मेमोरी में स्टोर करना। ये चार मशीन साइकिल होते हैं, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। ये तो मैं शुरू में ही बता चुका हूं, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अध्ययन के क्षेत्र होते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल, यानी कैसे सीपीयू की इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है और प्रोसेस करता है। पाइपलाइनिंग मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को समानांतर प्रोसेस करना। इसका मतलब ये हुआ, पाइपलाइनिंग समझ लीजिए, जैसे एक राशन वाला दुकान वाला है, मान लो कि राशन मिल रहा है। ठीक है, हाँ, तो अब ये राशन कैसे मिलता है, लाइन लगती है, एक आदमी खड़ा होगा, उसके पीछे एक आदमी, उसके पीछे एक आदमी, उसके पीछे एक आदमी।
ऐसे होता है ना, पाइपलाइनिंग समझ लीजिए। तो जब इस ये आदमी जाएगा, इसको राशन मिल जाएगा तो ये चुपचाप इधर से निकल जाएगा, मतलब ये वाला आदमी चला गया, अब ये आदमी चल के आगे आ जाएगा। ऐसे ही कंप्यूटर भी काम करता है जी। कंप्यूटर को मान लीजिए आपने 4 काम एक साथ दे दिए, तो कंप्यूटर के चारों काम की पाइपलाइनिंग लग गई, यानी 4 काम लाइन से लग गए। अब क्या होगा कि जैसे ये काम पूरा हुआ, कंप्यूटर ने पहला काम पूरा किया, मान लीजिए 4 काम है, पहला काम पूरा किया तो पहला काम खत्म हो गया, ये खत्म ऐसे। अब क्या होगा, जो दूसरा काम था वो आगे आएगा, फिर कंप्यूटर इसको पूरा करेगा, फिर ये खत्म हो गया, फिर तीसरा काम आगे आएगा, फिर ये काम खत्म हो गया, इसको कंप्यूटर पूरा कर देगा, फिर चौथा काम आया। तो ये क्या है, ये पाइप लाइनिंग है कि कैसे वो एक साथ भी प्रोसेस कर सकता है। जैसा प्रोसेसर होगा, अगर मल्टी प्रोसेसर है तो एक साथ करेगा, इधर जो है वो अगर सिंगल यूनिट प्रोसेसर है तो एक एक करके करेगा। तो ये आपका पाइपलाइनिंग कहलाता है। मेमोरी हायरार्की यानी कि मेमोरी किस तरीके की है, कैश, रैम और इन सबके बीच जो रिलेशनशिप है। इंटरप्ट हैंडलिंग यानी कि चीजें बीच में रुके नहीं। आईओ मैपिंग का मतलब है कि मेमोरी मैप्ड आईओ और आइसोलेटेड आईओ, यानी कि जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर को प्रिंट करना है तो प्रिंटर से बात करेगा, अगर इस उसको गाना प्ले करना है, कोई सॉन्ग प्ले करना है तो वो स्पीकर से बात करेगा। तो स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है आपका, और प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अगर कोई निर्देश प्राप्त करना है तो कीबोर्ड या फिर माउस से प्राप्त करेगा, तो वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो मैपिंग का मतलब कहाँ पर वो डिवाइस है, ठीक है, ये सारी चीजें। उपयोगिता समझ ही गए हो, बहुत सारी चीजें हैं हार्डवेयर को समझने में, परफॉर्मेंस बढ़ाने में, लो लेवल प्रोग्रामिंग और सिस्टम डिजाइन में, कंप्यूटर कंपाइलर ओएस और एम्बेडेड सिस्टम। तो ये जो बेसिक मैंने आज बात बताई, इसमें कुछ बहुत खास बात नहीं थी, लेकिन कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में तो यही पढ़ा जाएगा ना भाई। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में और क्या पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे कि सर कंप्यूटर कैसे होता है, कैसे काम करता है, ऐसे चलता है। तो बेसिक बात यही थी। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी समझ गए कि क्या क्या कंपोनेंट होता है। ये जितना मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया ना कि सर कैसे काम करता है ना, कौन सी चीजों से मिलकर बना होता है, सीपीयू क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से कैसे काम करता है, ये सब मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया, क्लियर इमेज आपको दिख रही होगी। अब हम जो नेक्स्ट अपना चैप्टर, अपना जो नेक्स्ट क्लास करेंगे, अभी टॉपिक तो यही रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं लंबा इसको पढ़ाता हूँ, मैंने किताब में जो है उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाता हूँ। तो इसमें अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो कंप्यूटर आज हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री क्या है, यानी उसका इतिहास क्या है, वो कहाँ से शुरू हुआ, पहला कंप्यूटर कौन बना, पहला लैपटॉप कौन बना, पहला प्रोसेसर कौन बना, पहला आदमी कौन था जिसने मेमोरी बनाई, जिसने माइक्रो प्रोसेसर बनाए, जिसने आईसी बनाई। तो ये सब चीजें अब हमको पढ़नी पड़ेगी कि वो पहला पहला कौन सी चीजें हुई, पहली बार स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आया, या फिर आईसी पहली बार कहाँ यूज हो गई। तो इन सब के बारे में अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ये इतिहास में आज हम जहां तक पहुंचे हैं ये बना कैसे। अभी तो हम कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि सर की है क्या, सूचनाएं कैसे प्रोसेस होती हैं। तो नेक्स्ट जो अपना सेशन होगा, नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी वो इसी बात पर ही होगी कि इसका इतिहास क्या है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आज की क्लास समझ में आई, आज की क्लास समझ में आई, एक बार कमेंट करके बताइए। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पर ही होंगी ड्यू टू सम इशूज, अभी ये हमको ऐसे ही करना पड़ रहा है। एक बार हमें बताएं कि क्लासेस आप समझ पाए हैं और आपको ठीक लग रही हैं। ये बेसिक चैप्टर भी था तो मैंने कहा इसको ऐसे पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्लास को एंड करें और कल फिर से क्लास। ठीक, माने कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्रॉपर आपकी क्लासेस चलेंगी ही, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, चलिए फिर आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स होगी, जिनसे अभी अच्छे सवाल आए हुए थे एग्जाम में, तो वो सब मैं आपको कराता चलूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।